वोल्टेज एंड करंट गेन्स ऑफ एम्पलीफायर्स इन डेसिबल्स। डेसिबल्स को डीबी भी लिखते हैं। ये कॉमन है कि हम गेन्स को डेसिबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। आमतौर पे हम ऐसी क्वांटिटीज़ का लॉग कंप्यूट करते हैं जो काफ़ी बड़ी होती हैं, क्योंकि लॉग ऑफ a large value is a small value. log of 100, log of 10 1 होता है, log of 100 2 होता है, log of 1000 3 होता है। ठीक है, तो ये कॉमन है कि हम लॉग कंप्यूट करते हैं फॉर लार्जर वैल्यूज, लेकिन हम गेन्स को भी लॉग में रिप्रेजेंट करते हैं, डीबीज में रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग कंप्यूट करते हैं 10 से मल्ट। ये हमारा बेसिक फार्मूला है, कौन से वाला भला? ये पावर गेन इन dBs is 10 log of the power gain as a ratio। ये वाला जो पावर गेन है AP, ये पावर गेन रेशो है, ये dBs में नहीं है, ये रेशो है, आउटपुट पावर ओवर इनपुट पावर की रेशो है। अगर हम उसको लॉग से मल्टीप्लाई कर लॉग कंप्यूट कर लें और फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है dBs में। तो एक ये है dBs का स्टाइल, ठीक हो गया। और इसके अलावा हम वोल्टेज के लिए भी लॉग कंप्यूट करेंगे तो फिर हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो dBs बन जाते हैं। और करंट गेन को भी dBs में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हम 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि ये जो गेन्स हैं AV और AI, ये गेन्स एज ए रेशियो है। ठीक है, तो ये जो dBs में है, ये भी dBs हैं, ये भी dBs हैं। अच्छा जी, तो इससे कंप्यूट कैसे करते हैं? वो मैंने बताया हुआ है उधर, नहीं बताया हुआ? ओ, मैंने अपने वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है, यहाँ नहीं बताया हुआ। वीडियो लेक्चर में बताया हुआ है कि आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये 10 लॉग ऑफ पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट है तो AP होगा पावर आउट ओवर पावर इन, पावर आउट ओवर पावर इन होगा। ठीक है, पावर आउट ओवर पावर इन है। अच्छा, अगर और हमें पता है कि हम पावर को लिख सकते हैं एज V आउट या V आउट टाइम्स I आउट ओवर पावर इन को लिख सकते हैं VI टाइम्स I। अच्छा, और हमें ये भी पता है कि हम I को V ओवर R भी लिख सकते हैं। इस I को V आउट ओवर R या ओवर C, और इस I इन को V आउट ओवर C इन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा V आउट स्क्वायर्ड, क्योंकि I नॉट को जब V ओवर Z से रिप्लेस करेंगे तो ये V आउट स्क्वायर्ड ओवर Z आउट हो जाएगा। C इम्पिडेंस है, ज़्यादा जनरल है, ओवर ये हो जाएगा V आउट V इन स्क्वायर्ड ओवर ZI। अब अगर Z आउट और ZI इक्वल हैं तो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो ये बन जाता है V आउट स्क्वायर्ड ओवर VI स्क्वायर्ड, V आउट स्क्वायर्ड ओवर VI स्क्वायर्ड। अब अगर इसको आप लॉग कंप्यूट करते हैं तो इसको आप ऐसे फिर लिख सकते हैं, log of V out over VI over VI स्क्वायर्ड। अच्छा, अब ये यहाँ पर पहले से ही एक 10 से मल्टीप्लाई हुआ है। आपको ये पता है कि log ऑफ A टू द B होता है B टाइम्स log ऑफ A, तो आप इस 2 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा
ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 20 बन जाएगा। तो इस तरह से अगर ये वी आउट ओवर वी इन जो कि ए वी है तो फिर आप इसको ए वी भी लिख सकते हैं। तो ये फिर बन गया ए वी। तो उसी सेम पावर को आप 20 log टाइम्स ए वी भी लिख सकते हैं, 20 log टाइम्स ए वी भी लिख सकते हैं। तो अगर वोल्टेज गेन की फॉर्म में लिखना हो तो वो 20 log है, अगर करंट गेन की फॉर्म में लिखना हो तो भी 20 log है, और अगर पावर गेन की फॉर्म में लिखना हो तो फिर 10 log है। ये मैंने अपने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। अच्छा, अब 0 dB रेफरेंस का मतलब ये है कि सपोज कर लेंगे आपके पास एक एम्पलीफायर है जो अपने मिड बैंड में, मिड बैंड मतलब जो मिड फ्रीक्वेंसीज हैं, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज से आगे की फ्रीक्वेंसीज, ये बैंड जहाँ पर गेन कांस्टेंट होता है, इस बैंड में अगर उसका गेन 0 dB है, सपोज कर लें वो 0 dB मतलब गेन बॉन है, 0 dB का मतलब होता है गेन बॉन 0 dB है, तो अगर हम लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ट्राई करेंगे, इस पॉइंट से लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर ट्राई करेंगे तो यकीनन गेन कम होगा। और हमें ये भी पता है कि इस क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी के ऊपर, FC फ्रीक्वेंसी के ऊपर गेन काफ़ी कम होता है, 0.707 टाइम्स, यानी 70% रह जाता है, ये हमें पता है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम यहाँ पीछे को हटें और लेसर फ्रीक्वेंसीज के लिए इसको ट्राई करें तो गेन कम होता रहेगा, -3 dB कम हो गया, -6 dB कम हो गया, और इस तरह से कम होता रहेगा। इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी लो करते रहेंगे, और ऑफ कोर्स जीरो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई गेन नहीं होगा, बिकॉज जीरो फ्रीक्वेंसी का मतलब है DC इनपुट। सो डबलिंग द आउटपुट मीन 6 dB राइज, मतलब 6 dB का मतलब होता है डबल द आउटपुट। उसकी रीज़न ये देखें, अगर यहाँ पर 0 dB है तो ये गेन यहाँ पर AV है, 0 dB के ऊपर अगर ये AV है तो -6 dB के ऊपर रह गया 0.5 AV, यानी आधा रह गया, AV से आधा रह गया, तो AV से 0.5 है। तो 6 dB राइज मतलब -6 से 0 पे जाएंगे तो 6 dB राइज हो गया ना, इस राइज का मतलब है आउटपुट डबल हो गई, यानी 0.5 AV से AV हो गया, मतलब 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, 1 बनता है। तो ये एक वे है, 0 dB एक रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है। अच्छा, उसके बाद है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर गेन, ये फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर गेन रह जाता है 70% ऑफ द मिड बैंड गेन। ये मिड बैंड गेन है, इसका 70% जहाँ पे रह जाता है वो लोअर फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। असल में कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज दो होती हैं, एक लोअर होती है और एक अपर होती है। हम चूँकि हाई फ्रीक्वेंसी अपने लोअर फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एक ही नाम, एक ही चीज़ के दो नाम है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होती है। अच्छा, द फ्रीक्वेंसी एट विच द पावर ड्रॉप्स टू 1/2 ऑफ इट्स मिड बैंड ऑफ इट्स मिड रेंज वैल्यू। अगर पावर के टर्म्स में बात करें तो पावर आधी रह जाती है, और अगर वोल्टेज के टर्म में बात करें तो वोल्टेज आ जाता है 70%, वोल्टेज गेन आ जाता है 70%, 70.7% ऑफ द मिड बैंड वोल्टेज गेन। पावर इन dB अगर कैलकुलेट करें, अगर आउटपुट पावर आधी रह जाए, मतलब अगर आउटपुट पावर 1 थी मिड बैंड में और अगर अब आपके पास आउटपुट पावर आधी रह गई है 0.5, तो log ऑफ 0.5 टाइम्स 10 ये हो गया -3 dB। सिमिलरली अगर आपके पास वोल्टेज गेन 0.7 रह गया, 0.7 मतलब 70.7 रह गया या 0.7 हो गया, अगर वो मिड बैंड में 1 था या 0 dB था, तो जब आप उसको लॉग कंप्यूट करके 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी -3 dB आंसर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहे पावर के टर्म में बात करें या वोल्टेज के टर्म में बात करें, -3 dB वो पॉइंट है, -3 dB वो पॉइंट है जिसके ऊपर पावर 1/2 रह जाती है और पावर गेन 1/2 रह जाता है और वोल्टेज गेन 70% रह जाता है। तो -3 dB एक कन्वीनियंट वे है इस बात को बताने का कि -3 dB वो पॉइंट है जहाँ पर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अकर करती है, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है जो असल में क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी होगी, और वहाँ पर गेन रिड्यूस होके -3 dB रह जाएगा, इररिस्पेक्टिव कि आप पावर गेन की बात कर रहे हैं या वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं। दोनों केसेस में वो रिड्यूस होके 3 dB लेसर रह जाएगा कंपेयर टू इट्स मिड बैंड गेन, और चाहे वो पावर गेन हो या वोल्टेज गेन हो। तो आप जनरली सिर्फ गेन कह सकते हैं कि गेन रिड्यूस होके
-3 dB लेसर रह जाता है एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, और वो कोई भी गेन हो सकता है, पावर गेन भी हो सकता है, वोल्टेज गेन भी हो सकता है। अगर सिर्फ पावर रेशो की बात करें, इन dBs की बात ना करें, तो पावर गेन 0.5 रह जाएगा, आधा रह जाएगा मिड बैंड से, और वोल्टेज गेन 70%, 70.7% रह जाएगा। तो मिड बैंड गेन ये होता है, मैंने शायद किसी को ना पता हो इसलिए मैंने यहाँ पे दोबारा बना दी है। मिड बैंड गेन ये होता है, वो फ्रीक्वेंसीज जिसके ऊपर गेन कांस्टेंट है, वो मिड बैंड गेन है। तो हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डील करेंगे तो वैसे ये एल भी लिख देते हैं, FCL, इसका मतलब होता है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर भी होती है, इसको FCH बोलते हैं, जो कि हम आगे जाकर पढ़ेंगे जब हम हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ेंगे। ठीक है CR GR। और मैंने क्वेश्चन आंसर ऑफ किए हुए हैं इसमें, मेरा ख्याल है आप नहीं बोल सकते। अच्छा, DBM भी एक वे है जिसमें हम स्मॉल पावर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इट्स अ मेजर ऑफ पावर, ये पावर गेन की मेजरमेंट नहीं है, ये पावर की मेजरमेंट है। डीबी गेन की मेजरमेंट है, वोल्टेज गेन या पावर गेन की मेजरमेंट है, ये गेन की मेजरमेंट नहीं है, ये पावर की मेजरमेंट है, नॉट पावर गेन, गेन नहीं है। तो कई दफ़ा ऐसा लगता है कि वो डीबी है, ये डीबीएम है, तो शायद ये भी गेन है, गेन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये वोल्टेज लेवल्स को, पावर लेवल्स को मेजर करता है, जबकि पावर लेवल्स मिली वॉट में हो, 32 मिली वॉट फॉर एग्जाम्पल, तो आप कंप्यूट करेंगे 10 log ऑफ पावर, 10 टाइम्स log ऑफ पावर इन मिलीवॉट्स। इकबाल सर, तो कोई और काम है तो कर लें, मेरी क्लास है, कल मिल लीजिएगा। तो 10 log ऑफ पावर, जबकि जो पावर है ये मिली वॉट में है, वॉट में नहीं है, मिली वॉट में, इसलिए जो ये डीबीज कंप्यूट होंगे ये होंगे DBM। और एक बात ध्यान में रखेंगे कि ये गेन नहीं है, इनफैक्ट ये पावर लेवल्स है, ये गेन नहीं है। हाँ, अगर हमें डिफरेंस कंप्यूट करना हो बिटवीन टू वैल्यूज इन DBM, मे बी एक वैल्यू थी फॉर एग्जांपल 15 DBM और DBM, ये एक पावर है, DBM 15 DBM एक पावर है, माइनस इसमें से एक और पावर आपको सब्ट्रैक्ट करनी है, फॉर एग्जांपल 10 DBM, तो जो इनका डिफरेंस है वो DBM नहीं होगा, DBM, वो DBM नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा 5 dBs। तो डिफरेंस जब कंप्यूट करेंगे तो वो dBs होगा, जबकि DBM गेन का यूनिट नहीं है, बल्कि ये DBM लेवल का यूनिट है, पावर लेवल का एक यूनिट है DBM। ये हमने पढ़ा था, ये सब कुछ हमने पढ़ा था ECD 3 में, जो हमारा थर्ड लेक्चर ऑन ECD था, ये हमने उसमें पढ़ा था। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने पढ़ा है, जो मैंने रिकॉर्ड किया था, शायद मैंने कल किया था, वो है 4 ECD 4। अच्छा, ECD 4 में, हाँ ये मैंने कल ही किया था, इसमें हम प्रॉपरली कुछ लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब अब हम इसको फॉर्मली पढ़ना शुरू करेंगे। इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स हम इसको फॉर्मली पढ़ना शुरू करेंगे, लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को फॉर्मली पढ़ना शुरू करेंगे। लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स असल में किसकी वजह से हमें लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक लेसर वोल्टेज गेन मिलता है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, जो कि हमने पहले भी कई दफ़ा किया हुआ है, कि अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसे बनता है, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर फ्रीक्वेंसी होती है और वाई एक्सिस के ऊपर गेन होता है। ये वोल्टेज गेन भी हो सकता है, पावर गेन भी हो सकता है, लेकिन ये गेन होता है। अच्छा, अब होता ये है कि इनपुट सिग्नल कौन सा, ये वाला इनपुट सिग्नल, इस इनपुट सिग्नल की बहुत लो वैल्यूज़ के ऊपर भी गेन बहुत कम होता है, और इसकी फ्रीक्वेंसी, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी की बहुत लो वैल्यूज़ के ऊपर भी गेन कम होता है,
और इसकी हायर वैल्यूज़ के ऊपर भी गेन कम होता है यहाँ पर, और दरमियान में मिड बैंड होता है, दरमियान की फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हमें अच्छा गेन मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस एम्पलीफायर में जो इसके गेन को अफेक्ट करती हैं, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर भी, हाई फ्रीक्वेंसी पर भी। हमने अपने लेक्चर नंबर 1 ECD1 लेक्चर में, जो इस कोर्स का पहला लेक्चर था, उसमें हमने पढ़ा कि कपलिंग कैपेसिटर्स और ये बाईपास कैपेसिटर ये रिस्पॉन्सिबल हैं, C1 और C3 जो कि कपलिंग कैपेसिटर्स हैं, और C2 जो कि बाईपास कैपेसिटर। ये कैपेसिटर्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? इस बिहेवियर के लिए कि लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर गेन कम होता है। ये डिजायर्ड नहीं है, आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए। आइडियली फॉर ऑल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम 0 ohms, फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू इनफाइनाइट हर्ट्ज, गेन कांस्टेंट होना चाहिए। ये तो आइडियल है, लेकिन हर चीज़ तो आइडियल नहीं होती। हाँ, हमें कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? जब हम लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर काम कर रहे हो या हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर। तो ये जो कपलिंग और बाईपास कैपेसिटर्स हैं, ये लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर अपना रोल प्ले करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल हैं इस लो गेन के। एट लोअर फ्रीक्वेंसीज इस लोअर गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कैसे रिस्पॉन्सिबल है? ये मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया हुआ है, जो हमारा ECD का लेक्चर नंबर 1 है, उसमें मैंने बताया हुआ है कि ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हम फॉर्मली कैसे पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स को। EDC के कोर्स में जो कि मैडम जी वरिया से हमने पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा हुआ है कि इनपुट सोर्स को एक इम्पिडेंस नज़र आती है XC1, ये एक इम्पिडेंस नज़र आती है, और इसको नज़र आती है इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर। इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द एम्पलीफायर क्या होती है? हमने ये EDC के कोर्स में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब होता है अगर आप यहाँ से अगर आप यहाँ से इनसाइड देखें, इनसाइड ऑफ द एम्पलीफायर देखें, तो आपको ये R1 और R2 पैरेलल में नज़र आते हैं, और ये स्मॉल RE जो कि जंक्शन रेजिस्टेंस है, और ये कैपिटल RE जो कि आपने कनेक्ट की हुई है, ये दोनों आपको पैरेलल में नज़र आते हैं। तो होगा ये कि इसको जो इम्पिडेंस नज़र आ रही है वो ये R1 है, R2 है, जो इसी सिग्नल को नज़र आ रही है, और ये स्मॉल आ रही है, और ये कैपिटल आ रही है। लेकिन फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली इनफैक्ट लोअर फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर इस स्मॉल RE, इस कैपिटल RE का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो बाईपास करने वाला एलिमेंट है C2 कैपेसिटर, इसकी अपनी इम्पिडेंस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो जब बड़ी इम्पिडेंस पैरेलल में आ जाती है तो ये ऑलमोस्ट RE ही बन जाती है। तो ये एक प्रॉब्लम है, लोअर फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर इम्पिडेंस ज़्यादा हो जाती है तो ये बन जाती है। ये ऑलमोस्ट इतनी होती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस कैपिटल RE से थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इसके पैरेलल में एक XC2 भी है, तो थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि XC2 लार्ज होती है लोअर फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर। तो एक लार्जर फ्रीक्वेंसी, एक लार्जर इम्पिडेंस इन पैरेलल विद अ मॉडरेट रेजिस्टेंस, तो काफ़ी बड़ी रेजिस्टेंस ऑफर होती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली RE के इक्वल होती है। तो ये अच्छी खासी बड़ी रेजिस्टेंस है। अब अगर हमें ये V बेस कैलकुलेट करना हो तो हम बड़े आराम से वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देंगे, क्योंकि हमें इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करना है। ये एक इम्पिडेंस है, ये अप्लाइड सोर्स है, तो हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाय सम ऑफ दीज टू इम्पिडेंसेस मल्टीप्लाइड बाय V, तो VDR लगा देंगे। VDR का मतलब है वोल्टेज डिवाइडर रूल। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दिया, ये हो गया RIN ओवर RIN प्लस J, क्योंकि वो J इसलिए लगाया क्योंकि ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। तो RIN प्लस J नहीं होगा, ये माइनस J है, क्योंकि वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस माइनस होती है। ठीक हो गया जी, माइनस J है। और हम चूँकि मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, इसलिए जब मैग्नीट्यूड कंप्यूट करेंगे तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेंगे, जो कि होता है स्क्वायर रूट ऑफ RIN स्क्वायर्ड प्लस XC1 स्क्वायर्ड। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद ये एक एक्सप्रेशन बन गया V बेस के लिए, जो कि RIN ओवर स्क्वायर रूट ऑफ RIN स्क्वायर्ड प्लस XC1 स्क्वायर्ड, और इसको भी इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई होके ये वोल्टेज V बेस ये हमें यहाँ मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, क्योंकि ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है। तो जब आप दो रेजिस्टेंसेस
के ऊपर वोल्टेज डिवाइडर लगाते हैं तो जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज फाइंड करते हैं उसको न्यूमरेटर में रखते हैं, दोनों को के सम को डिनोमिनेटर में रखते हैं और उस रेशियो को अप्लाइड वोल्टेज से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हम सर्किट एनालिसिस के कोर्स में पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक हो गया। तो अब हमें ये पता है कि एट FCL जो V बेस है वो 0.707 टाइम्स V। हमने ये assume किया हुआ है कि ये 0 dB पॉइंट है, ये 0 dB पॉइंट है। 0 dB पॉइंट का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर गेन 1 है। 0 dB पॉइंट का मतलब होता है, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया हुआ है कि 0 dB पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर गेन AV और AP दोनों 1 है, क्योंकि log ऑफ 1 0 हो जाता है और 0 मल्टीप्लाई करें 10 से या 20 से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आंसर 0 ही आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर पावर गेन और वोल्टेज गेन ये दोनों 1 है। तो ये 0 dB पॉइंट है हमारा, ये 0 dB पॉइंट, इसके ऊपर गेन 1 है, मतलब V आउट V इन के इक्वल है। तो जबकि V बेस किसके इक्वल होगा, 0.707 V इन के ऊपर होगा एट FCL, यानी ये इनपुट V बेस का जो वोल्टेज है ये इनपुट वोल्टेज का 70.7% रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि XC RN के इक्वल होती है, क्योंकि XC को RN के इक्वल पुट करते हैं तो ही V बेस 0.707 V इन के इक्वल निकलता है। ये देखें ज़रा, XC को RN के इक्वल पुट किया ना, RN स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर का, XC स्क्वायर को यहाँ पे RN के इक्वल पुट कर दिया तो फिर ये RN से कैंसिल हो गया, तो ये 0.707। तो इसका मतलब है कि V बेस जो है वो V इनका 70.7% रह गया। ये ऐसा किस वक्त होता है, किस वक्त होता है ऐसा? ऐसा उस वक्त होता है जब हमारे पास इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। जब आप लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि आप 70.7% सिग्नल ही को एम्पलीफाई कर पाएंगे और रिमेनिंग सिग्नल को आप नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, बाकी आप कहाँ, बाकी वोल्टेज कहाँ चला जाएगा, बाकी वोल्टेज यहाँ आ जाएगा। और हमने ये पहले लेक्चर में पढ़ा था कि लोअर फ्रीक्वेंसीज के ऊपर XC1 कपलिंग कैपेसिटर्स और बाईपास कपलिंग कैपेसिटर्स क्या प्रॉब्लम कॉज करते हैं, ये अपने क्रॉस कुछ वोल्टेज दे देते हैं, क्योंकि इम्पिडेंस ज़्यादा हो जाती है, ये अपने क्रॉस कुछ वोल्टेज दे देते हैं जो कि इनको नहीं देना चाहिए। और जो वोल्टेज इनके क्रॉस रह जाएगा, कपलिंग कैपेसिटर के क्रॉस रह जाएगा, वो वोल्टेज एम्पलीफाई नहीं हो सकेगा, क्योंकि एम्पलीफाई सिर्फ वो होगा जो इस एम्पलीफायर को इनपुट के ऊपर अप्लाई होगा, यानी V बेस, वही एम्पलीफाई हो सकेगा। जो इस कैपेसिटर के क्रॉस ड्रॉप हो गया वो एम्पलीफाई नहीं हो सकेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखते हैं कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम कैसे FCL को कैसे कंप्यूट कर सकते हैं। ये बड़ा आसान है। अभी हमें एक बात तो पता चल गई है कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर एक फैक्ट हमने ऊपर देख लिया, वो क्या है कि जब कभी भी हम लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर होंगे तो XC का मैग्नीट्यूड RN के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि XC का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, XC का मैग्नीट्यूड है 1/2 पाई, J यहाँ से निकाल देंगे, 1/, XC मैग्नीट्यूड है, XC का मैग्नीट्यूड है 1/2 पाई FCL C1। चूँकि हम FCL फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं इसलिए F की जगह पुट कर देंगे FCL टाइम्स C1, ये RN के इक्वल है, ये RN के इक्वल है। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर इसको निकाल दें और आप कर लें कि RN 1/2 पाई FCL C1 के इक्वल है, तो आप FCL को इधर ले जाएं और RN को इधर ले आएँ तो FCL बन जाता है 1/2 पाई RN टाइम्स C1। ठीक हो गया। तो अगर इसका मतलब फिर क्या हुआ कि अगर हम कोई भी एम्पलीफायर हमारे पास है और हम उसकी लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं और हमें C1 की वैल्यू भी पता है, C1 कौन सा कैपेसिटर है, C1 इनपुट कपलिंग कैपेसिटर है। इसका मतलब फिर क्या हुआ, ये बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ है। अगर हमें ये एम्पलीफायर गिवन है और हमें C1 की वैल्यू भी गिवन है, कोई हमसे कहता है कि भाई कौन सी ऐसी इस इनपुट सिग्नल की कौन सी ऐसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, 0 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज, 2 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, 20, 50, 100 हर्ट्ज, कौन सी ऐसे हर्ट्ज होंगे, हर्ट्ज की कौन सी वैल्यू होगी जिसके ऊपर FCL अकर होता हो, जो कि FCL है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी जिसके ऊपर गेन 3 dB स्मॉलर हो जाता हो कंपेयर टू
द मिड बैंड गेन। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे ये फॉर्मूला मेरे पास है, इसमें पुट कर देता हूँ। बहुत आसान सा फॉर्मूला है ये वाला, 1/2 पाई आर इन C1। और आर इन कैसे कंप्यूट करेंगे वो हमने लास्ट कोर्स EDC में सीखा हुआ है। कैसे, ये हमने की भी हुई है। आर इन है, क्यों हमने ये कंप्यूट किया था, क्योंकि हम यहाँ पर ये आर इन देख रहे थे जो कि इक्वल होती थी R1 इन पैरेलल विद R2 इन पैरेलल विद बीटा टाइम्स RE प्लस कैपिटल RE। ठीक है, और मिड बैंड फ्रीक्वेंसी, मिड बैंड रेंज के अंदर ये आर इन, ये RE मिड बैंड रेंज के अंदर हम इस RE को समझते हैं कि ये C2 के साथ बाईपास हो गई है, बिकॉज C2 की XC2 इम्पिडेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत स्मॉल हो गई है, तो इसने इसके साथ पैरेलल में आके इक्विवेलेंट इम्पिडेंस को बहुत स्मॉल कर दिया है। ठीक है, लेकिन लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसकी कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक हो गया, तो ये RN हो गया। अच्छा जी, और बेटा हमें पता होना चाहिए एम्पलीफायर का, R1 पता होना चाहिए, R2 पता होना चाहिए, स्मॉल RE की वैल्यू पता होनी चाहिए, और RE। और स्मॉल RE हम क्या होती थी? स्मॉल RE होती थी, हमने EDC के कोर्स में पढ़ा होगा, 26 मिली वोल्ट डिवाइडेड बाय कैपिटल I। कैपिटल I का मतलब है ये DC एमिटर करंट है, जो DC करंट जो एमिटर से फ्लो कर रहा है, 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाई दैट, ये स्मॉल RE होती थी। तो अगर ये वैल्यूज हमें पता है, R1 की वैल्यू पता है किसी एम्पलीफायर के लिए, R2 की वैल्यू पता है, स्मॉल RE हम कंप्यूट कर सकते हैं, कि हमें DC एनालिसिस करके पहले कैपिटल IE की वैल्यू कंप्यूट करनी पड़ेगी, और RE पता है तो हम RN कंप्यूट कर सकते हैं। और C1 हमें गिवन होगा कि हमने इतना, ये वैल्यू ऑफ C1 हमने लगा दी है, तो फिर हमारे लिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करना आसान हो जाता है, 1/2 पाई RN टाइम्स C1। अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास एक सोर्स की इम्पिडेंस भी होती है, सोर्स की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, उसको कई दफ़ा RS कहते हैं, कई दफ़ा इसको स्मॉल r भी लिख देते हैं क्योंकि ये छोटी होती है, कई दफ़ा इसको स्मॉल r लिख देते हैं, कभी इसको कैपिटल R लिख देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सोर्स की बिल्ट इन रेजिस्टेंस है, ये हमने बाहर से नहीं लगाई, ये सोर्स की अपनी रेजिस्टेंस है। कई दफ़ा इसको ऐसे एक डॉटेड रेक्टेंगल में बंद भी कर देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये सोर्स के, कई दफ़ा इतनी स्मॉल होती है कि हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। अगर हम निगलेक्ट कर दें तो ठीक है, लेकिन अगर ये निगलेक्टेबल ना हो, नेग्लिजिबल ना हो, नेग्लिजिबली स्मॉल ना हो, तो फिर हम इसको यहाँ पर इस RN के साथ ऐड कर देंगे, RN प्लस RS। ठीक है, अदरवाइज फिर हम यहाँ पर सिर्फ RN लिख लेंगे और RS को 0 समझ लेंगे। ठीक हो गया जी। तो इससे पहले कि हम लेक्चर ख़त्म करें, हम ये देखते हैं कि एक एग्जाम्पल है, RN 1 किलो ओम है, C1 1 माइक्रोफैरड है, और RS 0 ओम से। ये एक एम्पलीफायर है, यही वाला एम्पलीफायर है, इसकी RN गिवन है 1 किलो, यानी ऐसे था, ये C1 गिवन था, और हमें RN भी गिवन है। वो सारे कंप्यूट करके उसने बता दिया जी कि वो 1 किलो ओम बनती है, और ये C1 जो है ये 1 माइक्रोफैरड है, और ये RN 1 किलो ओम है। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम FCL कंप्यूट करें, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कंप्यूट करें, जो कि 1/2 पाई RN/C1, हमने भी इसका फॉर्मूला पढ़ा है, 1/2 पाई RN/C1। तो हम RN भी गिवन है, C1 भी गिवन है, सब चीज़ें गिवन है, बस ये हम